हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपने देश दुनिया के सीरियल किलर के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन आज हम ऐसे सीरियल किलर के बारे में बात करेंगे जिसकी हरकतें सुन के आपके पैरों तले जमीन हट जाएगी, जिसने सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। आपका स्वागत है हमारे चैनल क्राइम अड्डा पे। आज हम लेके आए सीरियल किलर का स्पेशल एपिसोड। हम आज बात करेंगे एक कुख्यात सीरियल किलर के बारे में जिसका नाम था रमन। अभी आते हैं कहानी के ऊपर। पूरी कहानी सुनने के लिए हमारे साथ बने रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बात है महाराष्ट्र की मुंबई की, जब 1965 से लेकर 68 तक एक सीरियल किलर ने गरीबों, भिखारियों, बूढ़े, बच्चों, फुटपाथ पर सोने वाले, झोपड़ियों में रहने वाले इन सभी लोगों की हत्या कर दी। जानते हैं उस सीरियल किलर के बारे में जो कैसे एक सामान्य आदमी से एक खूंखार सीरियल किलर बन गया। जानते हैं उसके बारे में। उसका नाम था रमन राघव। उसके अलावा उसके कई सारे नाम थे, जैसे कि सिंधी, तलावाई, अन्ना, तंबी और वेला स्वामी। रमन राघव का जन्म 1929 में तिरुनेलवेली भारत में हुआ। वह काम करने के लिए मुंबई आ गया और मुंबई में काम करने लगा, लेकिन उसके असामान्य स्वभाव के कारण वह ज़्यादा दिन काम नहीं कर पाया। अब हम बात करते 1960 दशक की, जब हत्याओं का पहला दौर 1965 से लेकर 66 तक रहा। उस समय सीरियल किलर ने 19 लोगों पर हमला किया। जानते हैं आज उसके हमले की मोडस ऑपरेंडी के बारे में। उस टाइम कभी न शांत रहने वाली मुंबई शांत होने लगी थी। अब लोगों ने डर के मारे अंधेरे में बाहर निकलना बंद कर दिया। अकेले होते तो लोग घर के दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते। सीरियल किलर का खौफ इतना बढ़ गया था कि लोगों ने फुटपाथ और घरों के बाहर सोना बंद कर दिया। लोग जब भी घर के बाहर निकलते तो अपने साथ लाठी डंडे लेकर निकलते। सीरियल किलर के डर से दुकानें, मार्केट के ऊपर भी ज्यादा प्रभाव पड़ने लगा था। रमन राघव का मारने का कुछ तरीका ही अलग था। वह अपने साथ सीरिया जैसा मजबूत और नुकीला हथियार रखता था और उससे लोगों की जान ले लेता था। सीरियल किलर का पहला जो इंसिडेंट था वो काफी खतरनाक था। मुंबई से मालाड एक स्लम इलाका था। उस समय बरसात का मौसम और एक साहे जैसा तगड़ा आदमी यहाँ घूम रहा था, जैसे उसे किसी का भी डर नहीं है। उसके हाथ में एक सिरे जैसा भारी औजार था। उसे किनारे में एक झोपड़ी दिखाई देती है। उसके बाहर एक हिस्से में एक बूढ़ा आदमी सो रहा था और उसने झोपड़ी का दरवाजा भी बंद नहीं किया था। उसने उसी झोपड़ी में जाकर देखा तो उसे कुछ चीजें पसंद आई। बरसात के दिन होने के कारण आजू बाजू भी कोई नहीं था, इसलिए सोए हुए आदमी को कुछ भी आहट नहीं हुई। वह डरावना आदमी उस बूढ़े के पास और झोपड़ी में जाने से पहले उसने उस आदमी के सिर के ऊपर अपने भारी हथियार से लगातार वार किए। आदमी बूढ़ा होने के कारण कुछ मिनटों में ही तड़प तड़प कर मर गया। फिर वो झोपड़ी के अंदर घुसा, वो कुछ पैसे, वो छाता, वो एक टॉर्च उठाकर बाहर निकल गया, लेकिन उसका मन अभी भी शांत नहीं हुआ था। उस आदमी के कलाई के ऊपर बांधी हुई घड़ी उसको पसंद आती है। वो उसको उतार के अपने हाथ में बांध लेता है और वहां से ओझल हो जाता है। उसी रात को उसने आगे जाकर फिर उसी तरह से और 2 मर्डर कर देता है। लोगों में उसका डर बहुत बढ़ गया था। पुलिस इस केस को जितनी सरलता से ले रही थी उतनी ये सरल है नहीं, उनको ये पता लग गया था। पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू कर दी। पुलिस ने हत्या करने वाले के हथियार और समय के बारे में अच्छी छानबीन की। तब पता चला कि जो तीनों हत्या हुई है वह मिडनाइट के समय ही हुई। वो हत्या ऐसे टाइम करता था जब आदमी गहरी नींद में, और दूसरी कॉमन चीज ये थी कि वो मारते समय सीधा सिर के ऊपर हमला करता था। ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए। वह रात का समय था। उसी इलाके में उसकी नज़र एक झोपड़ी के ऊपर पड़ती है और वह झोपड़ी के आगे पीछे घूम रहा था। तभी उसने झोपड़ी के अंदर ताक झांक करना शुरू कर दिया। उसमें देखा कि झोपड़ी के अंदर एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा सो रहा है। वह उस रात कुछ नहीं कर पाया क्योंकि उस रात औरत सोई नहीं थी और अपने करवटें बदल रही थी। लेकिन यह अगले दिन फिर पहुंच जाता है और झाड़ियों में छुपकर पूरे दिन परिवार पर नजर रखता है। फिर भी उसे कोई नहीं देख पाता है। अगली रात बारिश का वही शोर था और उसकी वजह से परिवार में अपनी झोपड़ी में सो गया था। जब उस औरत ने करवट बदलती तो उसे उसका गले में पहना हुआ हार काफी पसंद आ जाता है।
जिसके ऊपर उसका सुबह से नजर थी। सभी लोग सोने के कारण झोपड़ी का दरवाजा लॉक तोड़कर वह भीतर दाखिल हो जाता। उसके हाथ में भारी भरकम हथौड़े जैसा एक कुछ औजार था। उस औजार से वो आदमी के सिर के ऊपर लगातार वार करता है जब तक वह मर नहीं जाता। लेकिन उस समय औरत और बच्चा जग जाते हैं और चीखने लगते हैं। उनकी चीखें बंद करने के लिए उसने उनको भी मौत के घाट उतार दिया। फिर उसने औरत के गले का हार खींचकर ले लिया, लेकिन अब उसके मन में कुछ अलग ही बात चल रही। जब जाते वक्त उसने औरत की तरफ देखा तो उसके मन में वासना जगी और वह उस औरत के पास आकर लेट गया। वह उस औरत के कपड़े उतारने वाला था। उस समय उसकी किसी की आहट सुनाई देती है और वो वहां से गायब हो जाता है। पुलिस को सिर्फ हत्या की नजर आ रही थी, लेकिन कुछ हत्या नहीं पड़ रहा था। सबको यह पता था कि पिछले कुछ समय झोपड़पट्टियों में नृशंस हत्याएं चल रही है, लेकिन किसी को भी पता नहीं था कि कातिल कौन है। लोग ये तक मानने लगे थे कि हत्यारा कोई मायावी आदमी था, कोई खुकार जानवर है। किसी ने यह तक कह डाला कि यह कोई भूत है। इन कत्लों के बारे में पुलिस ने थोड़ी बहुत जानकारी हासिल कर ली थी। वह चारों तरफ से हर जगह गश्त लगा रही थी। एक दिन रात के समय एक आदमी जो निडर होकर रास्ते पर घूम रहा था, तब पुलिस को उसके ऊपर शक होता है और पुलिस उसको आवाज़ देती है। वह रुक जाता है। तब पुलिस उसको नाम पूछती है तो वो बताता है रमन राघव। जब पुलिस उसकी तलाश लेती है तब पुलिस को उसकी जेब में एक कागज़ मिलता है और उस कागज़ के ऊपर लिखा होता है खल्लास और ख़त्म। पुलिस इसके बारे में उसको पूछती है, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। तब पुलिस उसका पिछला क्राइम रिकॉर्ड चेक करती है और उनको पता लगता है कि यह आदमी पहले ही डकैती के चक्कर में पहले 5 साल सजा काट चुका था। उस पर हत्या का भी इल्जाम था, लेकिन कुछ पुख्ता सबूत न मिलने के कारण उसे छोड़ना पड़ा था। उस समय पुलिस इंस्पेक्टर वाकटकर ने रमन राघव को बुलाया और धमका के बता दिया, तुम बॉम्बे में मुझे वापस नहीं दिखाई देना चाहिए। पुलिस की इस झटकी के बाद कुछ समय तक ऐसी घटनाएं रुक गई और कुछ साल बीत गए। अब बारी आती है साल 1968 की, जब सेम सीरियल क्राइम का पर्दा ऊपर आता है। जो घटना 1965 और 66 में हुई थी, वैसे ही घटना फिर हुई, जब एक रात में किलर ने कई सारे कत्ल कर दिए। एक रात को उसने एक घर में उसके 2 बच्चों के साथ एक औरत को देखा। उस औरत को देखते ही उसका गुस्सा 7वें आसमान में चला गया, क्योंकि उसने पिछली बार चुराया हुआ हार नकली था। इसलिए उसके मन में औरत के प्रति गुस्सा बहुत बढ़ गया। वह अपने हथियार के साथ झोपड़ी के अंदर दाखिल हो जाता है और उस हथियार से वो उस औरत को मार डालता है, लेकिन बच्चे गहरी नींद में होने के कारण उठ नहीं पाते। इस केस का कारण पुलिस को 1966 में हुए सीरियल क्राइम की याद दिलाती है और उनका याद आ जाता है रमन। उस समय के तत्कालीन पुलिस आयुक्त CID सीनियर अफसर रमाकांत कुलकर्णी उस केस का जिम्मा संभालते हैं और अच्छी तरह से छानबीन करते हैं। वो इंस्पेक्टर वाकटकर के साथ बैठकर पुराने रमन के मसलों को समझते हैं। तकरीबन 2 से 3 हजार पुलिसकर्मी अलग अलग जगह पर तैनात किए जाते हैं और हर जगह निगरानी करते हैं। एक दिन मालाड स्लम में काम करने वाली मंजुला बाई भाग भाग के पुलिस के पास आती है और रमन के बारे में बताती है। तब पुलिस को पता लग जाता है कि रमन इज बैक। एक पूरी टीम उसको उस इलाके में पूरे दिन खंगालती है, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगता। रमन एक गड्ढे में पूरे दिन कीचड़ के अंदर रहता है। छानबीन खत्म हो जाती है तो वो बाहर निकल जाता है। उस समय उसने पहने हुए हाफ पैंट और नीले रंग की मैली कमीज का हुलिया हर जगह भेजा जाता। जब कुछ पुलिस वाले अपनी छानबीन कर रहे होते हैं, तब पुलिस इंस्पेक्टर एलेक्स को वैसे ही पहनावे वाला एक आदमी दिखाई देता है। सब इंस्पेक्टर एलेक्स उसको आवाज़ देकर उसके बुलाकर नाम पूछते हैं तो अपना नाम बताता है बेला स्वामी। सब इंस्पेक्टर एलेक्स का संदेश ही निकलता है और वो उसे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाता है। जब सीनियर अफसर कुलकर्णी उसे कोई इच्छा है, कुछ चाहिए ऐसा बोलते हैं तो वह सिर्फ बोलता है मुर्गी और चावल। उसे फिर पूछा जाता है तो वो फिर वही बोलता है मुर्गी और चावल। उसमें उसके अलावा एक औरत भी मांगी, लेकिन पुलिस वालों ने वो मना कर दिया। पुलिस ने बोला इसके अलावा और कुछ चाहिए तो बता। उसने बोला नारियल का तेल और कंघी। उसने तेल सिर पर लगाया और कंघी से अपने बाल बनाए और हंसता हुआ देखता रहा। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसने बताया कि उसने लगभग 45 लोगों को कैसे, कहाँ और क्यों मारा।
कोर्ट ने उसे फांसी की सज़ा सुनवाई, लेकिन उसकी दिमागी हालत ठीक न होने के कारण उसको उम्र कैद में बदल दिया गया। इस सीरियल किलर की मौत 7 अप्रैल 1995 में येरवाड़ा सेंट्रल जेल में हुई। यह कहानी आपको कैसी लगी? आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपके दिमाग में ऐसी कोई स्टोरी होगी तो हमें बताना। नेक्स्ट टाइम में हम आपकी स्टोरी पे ही वीडियो बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।